वो बच्चे जो इस साल ड्रॉप का प्लान कर चुके हैं, यानी कि 2026 में दोबारा से आईआईटी या नीट में अपीयर होने का प्लान कर लिए हैं, और ऐसे शहर में है कि जहां अच्छी कोचिंग की फैसिलिटी न होने की वजह से वो कोई ऐसी जगह एक्सप्लोर कर रहे हैं कि जहां एक भरोसे की कोचिंग मिले, अच्छी फैकल्टी हो, कि ताकि उनका ड्रॉप ईयर एक सक्सेसफुल रिजल्ट के साथ हाथ लगे। अब उनमें कई में ये कन्फ्यूजन है कि बेस्ट क्या अलीगढ़ होगा या कोटा जाना बेहतर होगा, क्योंकि काफ़ी तादाद में बच्चे कोटा भी जाते हैं। वो अपनी कम्पिटिटिव रिक्वायरमेंट को जिस एंगल से देखते हैं, जो समझते हैं, उन्हें लगता है कि वहाँ पे फुलफिल होता हुआ दिख रहा है, वो वहाँ की तरफ मूव करते हैं। उन बच्चों को जिनको लगता है कि अलीगढ़ में ज़्यादा बेहतर तरीके से फुलफिल हो रहा है, उन्हें यहाँ पे ज़्यादा भरोसा लगता है, वो यहाँ पे अलीगढ़ को ऑप्ट करते हैं। आपके लिए क्या बेहतर होने वाला है, इस तरह से इस वीडियो में एक तरीके से इन दोनों शहरों की क्या खासियत है, उसी का इन डेप्थ और डिटेल रिसर्च प्रेजेंट करने जा रहा हूँ, कि ताकि हर एक बच्चा खुद ये डिसाइड कर ले कि उसके लिए बेस्ट क्या है। क्योंकि आपको भी मालूम है कि कोटा में काफ़ी तादाद में बच्चे जाते हैं, और उन बच्चों में से रैंडम अगर 5 को उठा करके ये पूछा जाए कि क्या रीज़न बना कि आपने डिसाइड किया कोटा जाने का, तो आई थिंक उस 5 में से 2 बच्चों के पास तो रीज़न यही आएगा कि चूंकि अदर्स जा रहे थे तो इसलिए हमने भी डिसाइड किया। क्या आप भी सिर्फ इस रीजन से जाना चाहते हो, या और क्या चीज़ें वहाँ पे मिलने वाली है? तो इसको हटा करके अगर मैं कोटा की कोचिंग ऑनर से भी पूछूं, जैसे लाखों की तादाद में बच्चे एलएन में ही जाते हैं, कोटा जाने का मतलब कि एलएन, अगर उनसे भी पूछा जाए कि भाई क्या रीज़न है कि जिससे बच्चा कोई मुंबई से या बिहार से या कोलकाता से आपके यहाँ आए, कोटा में इतना दूर आए कोचिंग करने के लिए, तो मुझे लग रहा है कि वो भी यही 3-4 रीज़न बताएंगे। सबसे पहला कि रिजल्ट काफ़ी लार्ज स्केल पे है, उसके अलावा जो है कि अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, अच्छा इकोसिस्टम है, तीसरी बात कि आपका मॉड्यूल वगैरह का एट पार है, और बाकी फैकल्टी वगैरह, यही 4 चीज़ें गिनवाएंगे। मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा कुछ और होगी। तो एक तरीके से हम भी इन्हीं 4 पे बात करने जा रहे हैं, और इसको थोड़ा सा डेप्थ में चलते हैं, ये परखने के लिए कि वो हमारे लिए कितना इम्पैक्टफुल हो सकता है। हम लोग चूंकि इस रिजल्ट को थोड़ा सा डेप्थ में एनालिसिस करने जा रहे हैं, तो इसलिए इसको 3 सेगमेंट में बांट दे रहे हैं, और ये देखेंगे कि आप किस सेगमेंट में फॉल करते हो। जैसे लास्ट ईयर 2024 में जिन बच्चों का नीट में स्कोर 650 से ज़्यादा था, उनको नॉर्थ इंडिया जोन में गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन मिल गए थे। 650 से कम मार्क्स और 600 से ऊपर मार्क्स तक लगभग 45,000 के करीब बच्चे थे। और इन बच्चों को एक तरीके से हर कोचिंग स्कॉलरशिप ऑफर करता है। इवन हम लोग भी 100% की स्कॉलरशिप ऑफर करते हैं, क्योंकि हमें भी पता है कि वो अगले साल के लिए एक बना बनाया रिजल्ट है। बस उन बच्चों में थोड़ा सा लेवल एनहांस करने की ज़रूरत है, उनके रेगुलर जो है रिवीजन में इंगेज रखना है, अच्छे लेवल का टेस्ट कराया जाए, तो अगले साल एक बना बनाया रिजल्ट है। तो इसलिए हम लोग भी 100% स्कॉलरशिप ऑफर करते हैं। एलएन भी इन बच्चों को 90% की स्कॉलरशिप ऑफर करता है, यानी कि जिस एलएन का फीस 1.5 लाख है, वो कहता है कि 13,800 रुपये में हम पूरे साल की कोचिंग दे रहे हैं। मुझे नहीं लगता है कि इस एलएन के इस ऑफर को कोई भी बच्चा ठुकराएगा या कोई उसको रिजेक्ट करेगा। मैं नहीं कहता कि वो पूरे 45,000 बच्चे जो है कि उस ऑफर को एक्सेप्ट किए होंगे, हाँ, लेकिन कुछ नहीं तो इसमें अगर 15,000 का अंदाज़ा लगाना कुछ गलत नहीं होगा। अब जो भी है उस बात का अंदाज़ा एग्जैक्टली क्या डेटा होगा वो आप लगा सकते हो कि ये बच्चे एलएन में लास्ट ईयर 90% की स्कॉलरशिप से गए थे, जिनका सिलेक्शन ऑलमोस्ट लास्ट ईयर ही पक्का जैसा था। तो इस रिजल्ट में मेजॉरिटी अच्छे खासे तादाद में वो बच्चे दिखने वाले हैं, चाहे वो आईआईटी का रिजल्ट रहा हो या नीट का रिजल्ट रहा हो। रिजल्ट का जो एक मेजर सेगमेंट आता है वो 2 ईयर प्रोग्राम से आता है। हर कोचिंग की उसमें ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रहती है, उसमें परसेंटेज सिलेक्शन अच्छा होता है, हम लोग को भी उस पर ज़्यादा भरोसा होता है। 2 ईयर प्रोग्राम, लेकिन अगर हम लोग यहाँ जैसे अगर सर्वर क्लासेज में बात करें, तो हमारे 2 ईयर प्रोग्राम में जो बच्चे हैं उसमें ये नहीं कहा जा सकता कि सारे बच्चे नीट और आईआईटी के लिए सीरियस हैं, क्योंकि कई गार्जियन भी नहीं चाहते हैं कि भाई के फर्स्ट अटेम्प्ट में हम नीट या आईआईटी की बात करें। वो कहते हैं कि भाई कि पहले 11th-12th कर लो, नीट आईआईटी की बातें बाद में करी जाएगी। तो कुछ बच्चे सीरियस भी होते हैं, और काफ़ी तादाद में ऐसे भी होते हैं कि जिनका वो प्लान का ही पार्ट नहीं है। वही आईआईटी और नीट का बैच जो है एलएन में भी चलता है। उसके बच्चों में एक बात ये तो नहीं कही जा सकती कि कोई बच्चा सीरियस नहीं है आईआईटी और नीट को लेकर, क्योंकि बच्चा ज़्यादातर जैसे बिहार से या मुंबई से जा रहा है। क्या ऐसा हो सकता है कि वो बच्चा आईआईटी के लिए सीरियस ही ना हो या नीट के लिए सीरियस ना हो?
तो एटलीस्ट ये एक फ़र्क तो है कि उनके बैच में जितने भी बच्चे बैठे हुए हैं सबके सब एक सीरियस एस्पायरेंट्स हैं। ऑब्वियसली अच्छे परसेंटेज में सिलेक्शन, हम लोगों से भी ज़्यादा परसेंटेज में वहाँ से सिलेक्शन एक्सपेक्ट किया जा सकता है, क्योंकि आपको भी पता है कि बच्चा अगर एटलीस्ट अगर सीरियस है, डेडिकेटेड है, तो सिलेक्शन अच्छा बनता है। जैसा हम इसी अभी रिजल्ट में देख रहे हैं कि इस बार जो ये अरमगान खान का जो रिजल्ट है, वो बच्चा अलीगढ़ से 10th किया और मुझे लग रहा है कि 10th एंड तक उसका कहीं से डिसीजन नहीं था कि हमें IIT करना है, बस 11th में एडमिशन लेना है। 11th में वो सर्वर क्लासेस में जुड़ा। हम लोगों ने एक चीज़ नोटिस की कि जो उसको टास्क दिया जा रहा है, जो DPPs दी जा रही है, जो असाइनमेंट्स दिया जा रहा है, वो राइट टाइम पे करके आ रहा है। तो इंडिविजुअली उस बच्चे को ये मोटिवेट किया गया कि भाई कि जब तुम कर सकते हो, तुम में वो एबिलिटी है, तो फिर IIT एडवांस में अच्छे रैंक के लिए ट्राई करो। मेंस या MU BTech तो ऐसे ही बोनस से मिल जाता है। उसने भी 1-2 चैप्टर पढ़ने के बाद जब IIT एडवांस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जब करना शुरू किया और उससे लगा कि हाँ सारे क्वेश्चन हो जा रहे हैं, तो उसमें भी एक मोटिवेशन आया कि भाई कि जब हम इनके पढ़ाए हुए चीज़ों पे सारे क्वेश्चंस कर ले रहे हैं, तो हम उसको IIT के टॉप रैंक के लिए क्यों ना हम टारगेट करें। और उसने करना शुरू किया। सोचिए कि 11th में आने के बाद जिसका IIT का डिसीजन बना हो, वो वहाँ से स्टार्ट किया और फर्स्ट रैंक में 8023 रैंक लेकर के आया। एक अच्छा अचीवमेंट है, इसको नहीं कहा जा सकता कि हाँ के एक जस्ट ऑर्डिनरी। और ये इसी जैसे एक स्टोरी मैं बता रहा हूँ 2017 की। एक बच्चा भुवनेश शर्मा जो AMU का जब एंट्रेंस दिया तो हार्डली उसका AMU में सिलेक्शन हो पाया था। अगर रैंक की बात करें तो उस वक्त 405 450 रैंक पे था। यानी बच्चा सर्वर क्लासेज के साथ जुड़ा, सिर्फ उसमें भी यही खासियत थी, डेडिकेशन, कि वो बच्चा जो है कि पंक्चुअल था, अपना जो काम दिया जाता था उसको ऑनेस्टली करता था। और हमारी टीम जब पढ़ाती थी, पढ़ाने के बाद जब उसने नीट के प्रॉब्लम्स करना शुरू किया और उसको लगा कि नीट के जो टफ लेवल के, एडवांस लेवल के भी प्रॉब्लम है वो इजीली हो जा रहा है, क्योंकि टीम जो पढ़ा रही है वो एक तरह से कंसेप्ट की बेटर क्लियरिटी दे रही है और उसके थ्रू हम जो है प्रॉब्लम्स कर ले रहे हैं। तो उसको भी एक मोटिवेशन मिला और वो सोचा कि हम कम पे ही क्यों रुके, टफ से टफ प्रॉब्लम्स को भी ट्राई करें। और उसने जनरल कैटेगरी में 19 रैंक लाया, जो उस वक्त के यूपी का हाईएस्ट रैंक था। तो कहने का मतलब कि अगर बच्चा डेडिकेटेड हो और टीम उसको अच्छे कंसेप्ट डेवलप कर रही है, तो बस उसमें अगर डेडिकेशन हो, करने का जज्बा हो, तो वो बच्चा कर जाता है, अच्छे से कर जाता है। तो नो डाउट अगर अच्छे बच्चों का स्टाफ उनके पास है तो अच्छे खासे तादाद में वहाँ से भी सेलेक्ट हुए होंगे। हम लोग की तरफ से भी अच्छे तादाद में उसमें उस तरह के बच्चे मिलते हैं तो सिलेक्शन होता है। तो इस साल का जो भी रिजल्ट है, तो 2 सेगमेंट तो उसमें ये निकल गया कि एक आपका स्कॉलरशिप से जो काफ़ी तादाद में बच्चे गए, एक 2 ईयर प्रोग्राम से ये 2 सेगमेंट निकल गया। अब 2 सेगमेंट के बाद जो भी रिजल्ट बचा वो एक तरीके से वो कैटेगरी है जिसके बारे में हम बात करें कि एक ड्रॉपर स्टूडेंट जो बिना स्कॉलरशिप के एक नॉर्मल कोटा के लिए प्लान कर रहा है। अब कितने वो तादाद होंगे वो मैं नहीं जानता, ना ही वो बात एलन क्लियर करेगा। हाँ, आप एक अंदाजा लगा सकते हो कि इस तरह की कितनी तादाद है। साथ साथ ही अगर इन डेप्थ जाओ तो ये भी पता कर सकते हो कि कितने बच्चे ड्रॉपर में वहां पे लास्ट ईयर गए होंगे। देन उसका जब परसेंटेज निकालोगे तब वो बेटर एक तरीके से रिफ्लेक्शन देगा कि क्या रिजल्ट एक्सेप्शनली कुछ डिफरेंट है या कहाँ पे आपको जाना चाहिए। दूसरी चीजें जब आप जाते हैं रिजल्ट के बाद, अगर हम आ जाते हैं कि एड ऑन फैसिलिटीज, आप अगर डे 1 में जाते हो एलन में एक जगह आप फीस जमा करोगे जो भी 1,38,000 है या 1,40,000 है, आप एक बार में एक काउंटर पे फीस जमा करोगे एक मुश्त में। दूसरे तरफ एड ऑन फैसिलिटी में आपको मिलेगा पूरा मॉड्यूल का बंडल, उसके अलावा बैग्स, टी-शर्ट, छाता, बोटल्स, ये सारी चीजें मिलेगी कि जो कि हर बच्चे को एक वाव फीलिंग देती है। हाँ, लेकिन ये ध्यान रहे कि वो आपके कॉस्ट पे है। हम लोगों का हमारा जो सर्वर क्लासेस की फिलॉसफी है वो ये नहीं कि हाँ हम ज़्यादा चार्ज करें उसकी वजह से फैसिलिटी को थोड़ा सा वाव फील देने के लिए कि एक डबल चार्ज करें, लेकिन जो काम की चीज़ है उसमें कहीं भी किसी भी तरह की कमी नहीं होने वाली है। तो ये तो एक सेकंड चीज़ हो गया कि अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर या एड ऑन फैसिलिटीज़ की बात आ गई। देन रहता है तीसरा आपका फैकल्टी का। फैकल्टी नो डाउट एलन में भी अच्छे होंगे, खासतौर पे जो बच्चे रैंकर्स जाते हैं उनको सारी टॉप लेवल की फैकल्टी मिलती है, क्योंकि उन रैंकर्स बच्चे का रिजल्ट कोई भी मिस नहीं करना चाहता है, वो भी नहीं मिस करना चाहेंगे। उसके बावजूद भी अच्छी फैकल्टी है जो आपको मिलने वाले हैं। हाँ, लेकिन क्या वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या कुछ बिल्कुल डिफरेंट दे देने वाले हैं, तो उसको कंट्रास्ट में तब देखा जा सकता है कि जैसे हम बात करें सर्वर क्लासेस की फैकल्टी का।
सर्वर क्लासेस की फैकल्टी में अगर जैसे ये मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, हमारे केमिस्ट्री का जो R.Y. सर पढ़ाते हैं, एक बच्चे का रिव्यू कि जो कि लास्ट ईयर वहाँ पे हम लोग कोचिंग से पढ़ के ही वहाँ पे गया था और टेस्ट के बाद वो आया मिला, वो बता रहा था कि सर हमारे यहाँ भी, हालांकि वो रैंकर्स बैच में ही था, वही स्कॉलरशिप बैच, कि फैकल्टी अच्छी मिली थी लेकिन वो उस तरीके का नहीं कि जो केमिस्ट्री में R.Y. सर ने पढ़ाया था, कि इस वजह से हमने सारे इन्हीं के नोट्स पढ़ते थे और देन उनके मॉड्यूल्स वगैरह लगाते थे। और सिर्फ ये R.Y. सर की बात ही नहीं है, बल्कि SM सर हैं, वो उनका भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रिप है अपना हर एक केमिस्ट्री के पोर्शन में। इवन केमिस्ट्री के अलावा अगर बात करें तो ZJ सर जो बायोलॉजी पढ़ाते हैं, एक तो लार्ज मतलब काफ़ी बड़ा एक्सपीरियंस, 20 साल का एक्सपीरियंस, और बायोलॉजी इस तरह से बच्चों को समझा देते हैं कि किसी बच्चे को उसमें बायोलॉजी में स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। वो जब पढ़ा देते हैं तो बस उसके बाद अब आपको अलग अलग टाइप के प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस करनी है। सिर्फ उनका ही नहीं, रोहित सर के भी अपना जो सेगमेंट है, जो पोर्शन है बॉटनी वगैरह का, उनका एक अलग ही ऑरा है कि वो भी बिल्कुल कंसेप्ट की क्लियरिटी दे देते हैं। फिजिक्स की बात करें तो जुबैर सर जो कि ऑलरेडी कोटा में ही काफ़ी लंबे टाइम तक उन्होंने पढ़ाया है, फिर उसके बाद फिटजी के साथ जुड़े और फिटजी के बाद जो है कि एक अच्छा एक्सपीरियंस, काफ़ी एक्सपीरियंस के बाद सर्वर क्लासेस के साथ जुड़े, जिनमें खास बात यह है कि वो एक तरीके से बच्चों में फिजिक्स महसूस करा देते हैं। वो मतलब बच्चा ये बिल्कुल डेप्थ तक समझ लेता है कि ये कंसेप्ट क्या है। उसके बाद वो बच्चा अगर अपना प्रैक्टिस करना चाहे तो जिस लेवल के क्वेश्चन करना चाहे वो इजीली हो जाता है। मैथ्स की बात करें, पूरी मैथ्स चाहे वो 12th 11th रेगुलर का हो, 12th रेगुलर का हो या 12th पास्ट का हो, पूरी मैथ्स मैं ही देखता हूँ। तो एक तरीके से जो भी हम लोग पास फैकल्टी है वो एक हैंड पिक फैकल्टी है। इसमें आप के बाद, हाँ, इसके बाद अब एक बात आ जाती है कि एट विच कॉस्ट। आपको भी मालूम है कि भाई कि एक बच्चा अगर LN में जा रहा है तो LN में या कोटा में, मतलब कहीं भी अगर कोटा में वो जाता है तो कोटा में 1 साल की कोचिंग और रहने का फीस बनता है कम से कम 3,20,000, 3,20,000 की फीस बनती है। और ये कम से कम बता रहा हूँ, जबकि अलीगढ़ में कोचिंग के फीस कम होना, शहर सस्ता होने की वजह से वो कॉस्ट टोटल हाफ पे आ जाती है। 1,60,000 1,70,000 में बहुत आराम से बच्चा 1 साल की अपनी कोचिंग अफोर्ड कर सकता है, रहना वगैरह सब कुछ। अब मान लिया कि ठीक है कि ये हर बच्चे के लिए कोई मैटर नहीं करता है, अब लेकिन इसके साथ साथ जैसे बहुत बच्चों के लिए ये कोई बड़ा मैटर नहीं है, वो आराम से 3,20,000 भी अफोर्ड कर सकते हैं। हाँ, जिन बच्चों के लिए मैटर करता है उनको और डेप्थ में जाना चाहिए कि भाई क्या हमें किस कॉस्ट पे क्या चीज़ें मिल रही हैं, तो इसलिए बेहतर क्या होगा। हाँ, इसके साथ साथ एक चीज़ और ऐड करूँगा जो कि ज़रूरी बन जाता है कि जो बच्चे मतलब कोटा में मूव कर रहे हैं और उसमें से कई बच्चे ऐसे हैं कि जिनके फंडामेंटल्स उतने स्ट्रांग नहीं हैं, और ये प्रैक्टिकली है कि बच्चा जो नॉर्मल सा जो है कि हर बच्चा ऐसा नहीं है कि इक्वल कैपेबिलिटी रखता है, कि कई बच्चे ऐसे हैं कि जो 10th तक की इक्वेशंस वगैरह से उलझ जाते हैं। जब आप वहाँ पे जाते हो और वहाँ की किसी भी कोचिंग में, तो यूजुअली बैच स्ट्रेंथ 150-200 की होती है, जो बहुत ही एक तरीके से डाइवर्सिफाइड बैच होता है। उसमें पता चला कि एक बच्चा कोई ऐसा भी है कि जो रैंकर्स है, मतलब कि उसे टॉप रैंक एक्सपेक्ट किया जा रहा है। कुछ बच्चे अच्छे खासे तादाद में ऐसे भी हैं कि जो सिलेक्शन पक्का वाला है, ठीक है टॉप रैंक नहीं होगा लेकिन 1000 रैंक 1500 रैंक फर्स्ट अटेम्प्ट में लाने वाला है। उन्हीं के बीच में एक बच्चा ऐसा भी पड़ा हुआ है कि जो अभी उस लेवल को वो मैच नहीं कर पा रहा है। पता चला कि उसको पढ़ाया जा रहा है और टीचर सबको कि भाई के एक ही पैमाने पे देखते हुए, वो तो जाहिर सी बात है कि उसमें अब इस बच्चे के लिए तो नहीं रुकेंगे। वो पता चला कि अपना धड़ाधड़ चले जा रहे हैं और इस बच्चे को कुछ हवा ही नहीं लग रही है। उसको तो लग रहा है कि यार ये इक्वेशन इतना जल्दी डायरेक्ट उस स्टेप पे आ गए और हमें तो कुछ पढ़ना ही नहीं पड़ा। मुझे नहीं लगता कि इस तरह की बच्चों के लिए कोई वहाँ पे फैसिलिटी ऐसी मिलती है कि जो इस बच्चे का लेवल इम्प्रूव करके उस तक पहुँचाए कि जहाँ से वो बैच के साथ इक्वली ईजिली सिंक्रोनाइज कर सके। हाँ, लेकिन सर्वर क्लासेस में ये ध्यान रखा जाता है और इसकी फैसिलिटी दी जाती है कि अगर वो बच्चा आया तो ये नहीं कि वो चूँकि अपना कैरियर वो हमारे हाथ में सौंप रहा है, तो ये नहीं कि बस एडमिशन ले करके और उसके ऊपर छोड़ दें कि समझ में आए तो तुम्हारा काम, नहीं समझ में आए तो तुम्हारा काम, बल्कि उन बच्चों पे वर्क किया जाता है। टीम इवन 10th तक की भी चीज़ों के लिए सेपरेट टाइम दे करके और उस लेवल तक पहुँचा देती है कि जो अदर के साथ आराम से सिंक कर सके। तो ये एक पॉइंट ऐड करके और देन आप कंपैरिजन करो कि आपके लिए बेस्ट क्या है, क्योंकि ये जो आपका टाइम है ये लाइफ में दोबारा नहीं मिलने वाला है। ये आपकी कैरियर का एक टर्निंग पॉइंट है और